एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करी थी। हम उसी जनरल एक्सेप्शंस को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 17 तक देख लिया था। आज हम सेक्शन 18 से जनरल एक्सेप्शंस शुरू करेंगे। दैट इज सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अगर कोई मान लीजिए कोई आप लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और उस लॉफुल एक्ट को करने, जब आप वो लॉफुल एक्ट इन परसुएंस है आपका वो लॉफुल एक्ट, तो बाय एक्सीडेंट अगर कुछ ऐसा हो जाता है विच इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, जैसे मान लो कि किसी की डेथ कॉज हो जाती है या किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाता है, तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रूफ करनी पड़ती है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा ही जो है अक्यूज्ड के ऊपर होता है, क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शंस का बेनिफिट लेना चाहता है। भाई देखो, सीधी सी बात है कि जो इंसान किसी चीज़ का बेनिफिट लेना चाहता है, अब इस केस में क्या है, जनरल एक्सेप्शंस के केस में अक्यूज्ड है जो कि बेनिफिट लेना चाहता है जनरल एक्सेप्शंस का, वो चाहता है कि वो एग्जेम्प्ट हो जाए क्रिमिनल लाइबिलिटी से, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर एक्ट, जो वो एक्ट कर रहा था वो लॉफुल एक्ट से कर रहा था, लॉफुल मीन्स थे, और उसके दौरान कोई एक्सीडेंट हो गया मिसफॉर्च्यून की वजह से, ठीक है। तो यही आपके सेक्शन 18 में लिखा हुआ है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून। कोई भी ऐसी चीज़ ऑफेंस नहीं होगी अगर वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो गया है, कोई मिसफॉर्च्यून की वजह से हो गया है, एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी और ना ही कोई नॉलेज थी, मतलब कि ना ही कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी और ना ही उस व्यक्ति को कोई नॉलेज थी, कोई ज्ञान था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए, बाय लॉफुल मीन्स होना चाहिए। तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 कीवर्ड्स हैं। देखो क्या क्या कीवर्ड्स हैं इसमें। एक ऐसा एक्ट जो कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून की वजह से हुआ, वो हो गया। बाकी ये लॉफुल से रिलेटेड 3 चीज़ें आपकी, लॉफुल मीन्स होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए और एक लॉफुल एक्ट होना चाहिए, ठीक है। लॉफुल एक्ट तो आपका सेक्शन में लिखा हुआ है, तो हमें 2 और याद क्या करने हैं, हमें याद करना है लॉफुल मीन्स एंड लॉफुल मैनर में होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम अनलॉफुल तरीके से नहीं करोगे। अगर आपने अनलॉफुल तरीके से उस काम को किया, अनलॉफुल मैनर में किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है बेनिफिट आपको इस सेक्शन 18 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन। प्रॉपर केयर होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जो है कॉशन, मतलब हर तरीके की जो सावधानियां आदमी बरतता है कोई भी काम करते समय, अगर वो सावधानियां आपने रखी हैं और उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो दैट इज मेयरली दैट कम्स अंडर सेक्शन 18 ऑफ BNS, ठीक है। अब इसका एक इलस्ट्रेशन देखो। ए इज एट वर्क विद द हैचेट, ठीक है। द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय। हैचेट कोई ऐसा काम करने वाला कोई चीज़ होती है, जैसे फावड़ा वगैरह होता है, फावड़ा वगैरह जो होता है उस तरीके की मे भी कोई चीज़ होती होगी, ठीक है। तो वो जो है वो काम कर रहा था और किसी तरीके से पता नहीं क्या एक्सीडेंटली वो चीज़ उड़ करके गई और जो वहाँ पे इंसान खड़ा था उससे उस इंसान की मृत्यु हो गई, ठीक है। हियर इफ देयर वॉज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। अगर यहाँ पर कोई, अगर वो नॉर्मली ऐसे अपना काम कर रहा था और ये चीज़ उसे नहीं पता थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसको कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, वो प्रॉपर केयर और कॉशन के साथ काम कर रहा था, तो उसका जो ये एक्ट है ये एक्सक्यूजेबल होगा, यानी कि उसको मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सी बात हमें सेक्शन 18 बताता है। तो इसके लिए जो हमारे पास इंग्रीडियंट्स हैं वो क्या है। एक्ट जो है वो एक्सीडेंट होना चाहिए या मिसफॉर्च्यून होना चाहिए। दूसरी बात, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन या कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, इस बात की भी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए। एक्सीडेंट जो है इट मस्ट बी आउटकम ऑफ एनी लॉफुल एक्ट एंड एक्ट मस्ट बी डन इन लॉफुल मैनर। वही मैंने आपको बताया, एक्ट मस्ट बी डन बाय लॉफुल मीन्स, और एक्ट जो है वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से होना चाहिए। ये जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, ये सेक्शन में ही मेंशन होते हैं। बस आपको देखना होता है कि आपके लिए इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या आपके लिए कीवर्ड्स क्या हैं, ये आपको खुद जो है समझना होगा। ये मैंने जो लिखा हुआ है अपने नोट्स में, ये खुद अपने आप से लिखा हुआ है। तो ये आपको जब आप सेक्शन पढ़ेंगे, एक एक लाइन जब समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये चीज़ कीवर्ड है, तो ये आपके नोट्स में ज़रूर होनी चाहिए। कोई एक ऐसा वर्ड, कीवर्ड का मतलब है कोई एक ऐसा वर्ड आपके पास होना चाहिए जिससे आपको पूरा सेक्शन याद आ जाए कि ये सेक्शन इस बारे में बात करता है, ठीक है। अब इसके देखो केसेस हैं, ठीक है। इसका एक सबसे पहला केस है स्टेट वर्सेस रंगास्वामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये स्टेट वर्सेस रंगास्वामी,
अब देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। मैं कुछ फैक्ट्स पढ़ती हूँ। फैक्ट्स बहुत ज़्यादा अगर आप जुडिशरी का पेपर लिख रहे हैं तो फैक्ट्स आपके लिए इतने मायने नहीं रखते, क्योंकि इतना समय नहीं होता है वहाँ पर कि आप फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें लिख सकें। हाँ, बट अगर आप LLB में हैं, अपना आप अगर सेमेस्टर देने वाले हैं तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी फैक्ट्स लिखना। अगर आप लोगों ने सिर्फ जो हेल्ड हुआ है उतना ही लिख दिया तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, ओके। तो स्टेट वर्सेस रंगास्वामी में क्या हुआ था? 2 men A and B went to जंगल। ठीक है, 2 लोग गए, A और B जंगल में गए और उनको वाइल्ड रैट्स को शूट करना था। एंड दे सेट देयर पोजीशंस एंड लेट बेट फॉर द गेम। ठीक है, उनको वो शूट करने के लिए, मतलब बेसिकली समझ लो कि हंटिंग पे वो लोग गए थे। ठीक है, आफ्टर अ वाइल सम रसल वॉज हर्ड एंड A बिलीविंग इट टू बी अ वाइल्ड रैट फायर्ड इन दैट डायरेक्शन। मान लो झाड़ी के पीछे कोई आदमी छुपा, मतलब झाड़ी के पीछे कोई था, उसको एक मूवमेंट सी दिखाई दी A को, तो उसने जो है उसको ये लगा, ऐसा लगा कि वहां पर वाइल्ड रैट है और उसने शूट कर दिया। ठीक, दैट शॉट, जो शॉट लगा गोली का, उससे B की डेथ कॉज हो गई। इससे हमें क्या पता चला कि झाड़ी के पीछे जो आदमी, मतलब कोई वाइल्ड रैट नहीं था, देयर वाज अ ह्यूमन बीइंग व्हिच वाज B। ठीक है, A विल बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन बिकॉज डेथ वाज कॉज्ड बाय एक्सीडेंट। देखो BNS में तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो चलो वो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, क्योंकि ये एक्सीडेंट था, उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था उसको इस बात का, उसको बस बिलीविंग में ऐसा लगा कि जो है कोई वाइल्ड रैट है वहां पर, तो ठीक है, उसको यहाँ पर तो एग्जेम्प्ट कर दिया गया। लेकिन इन दिस केस द गन विद विच द अक्यूज्ड हैड फायर्ड वाज एन अनलाइसेंस्ड गन। लेकिन जिस गन से अक्यूज ने फायर किया था वो एक अनलाइसेंस्ड गन थी, जिसकी वजह से इट वॉज ऑब्जर्व दैट द यूज ऑफ अनलाइसेंस्ड गन कैन मेक द पर्सन लाइबल फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 19 ऑफ आर्म्स एक्ट। यहाँ पर तो उसे सजा नहीं मिली BNS में, या क्योंकि अच्छा एक कंफ्यूजन और है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि जो केसेस हैं आपके जो पहले हेल्ड हो चुके हैं, जब आपकी IPC है या CRPC या आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, जो केसेस हैं वो केसेस वही रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को केसेस उसी तरीके से पढ़ने, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लॉज रिपील हो गए हैं तो क्या केसेस भी का कोई मतलब नहीं रह गया, नहीं, आपके जो जुडिशियल प्रीसीडेंट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, वो आप लोगों को वैसे ही पढ़ने, केसेस में कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है, आप अभी भी जो है ये केस, ये क्योंकि ये IPC के समय का केस है, आप बिल्कुल जो है ये केस लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसे सेक्शन 19 के अंडर, आर्म्स एक्ट के अंडर तो चार्ज किया गया क्योंकि वो एक अनलाइसेंस्ड गन थी, बट उसको यहाँ पर जो है सेक्शन 80 का बेनिफिट मिला। सॉरी, सेक्शन 80 नहीं, सेक्शन 80 IPC में था, एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट, सेक्शन 18 का बेनिफिट मिला। अब एक और केस है टुंडा वर्सेस स्टेट का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 लोग होते हैं, टुंडा वर्सेस स्टेट लिख लेते हैं, ये आप लिख लो वाइल्ड रैट का केस है। ठीक है, ये टुंडा वर्सेस स्टेट जो है, टुंडा वर्सेस स्टेट, ये आपका रेसलिंग का केस है। इसमें क्या होता है, 2 लोग होते हैं, रेसलिंग के लिए अपना जाते हैं। ठीक है, वहां पर जो है इस तरीके से एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार गिराता है कि उसकी डेथ हो जाती है। अगर हेड वेड पे कुछ लग जाता है, इसके फैक्ट्स कुछ इसी तरीके से कि उसको फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि यहाँ पर इम्प्लाइड कंसेंट थी। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट थी कि कोई भी भाई, अगर कोई इंसान, 2 लोग अगर रेसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ये तो समझोगे ना कि चोट लगेगी, तो वो चोट किसी जिसने भी मारा उसको कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, दिस वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। और यहाँ पर माना जाता है इम्प्लाइडली कि आपने कंसेंट दी। अगर आप जा रहे हो खेलने के लिए खुद से, तो आप माना गया कि आपने इम्प्लाइडली उस चीज़ को कंसेंट दी, वो पर्टिकुलर हार्म सफ़र करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर जो है सेक्शन 18 ऑफ BNS का बेनिफिट मिला था अक्यूज्ड पर्सन को, और ये कहा गया कि जो एक्ट था वो अनइंटेंशनल था। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 18। अब सेक्शन 19 क्या कह रहा है? सेक्शन 19 कह रहा है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अनदर हार्म। इसको आप नेसेसिटी से याद रख सकते हो। सेक्शन 19 नेसेसिटी के बारे में भी बात करता है। क्या मतलब है नेसेसिटी का? मतलब एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए हमने कोई छोटा हार्म अगर किया है तो यहाँ पर आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाते हो। एक बड़े हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमने कोई छोटा हार्म किया है तो आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाते हो। कैसे? क्या इलस्ट्रेशन होगा इसका? जैसे मान लो कि कोई पर्सन
कोई पर्सन ने किसी पर्सन को देखा कि इसको तो ट्रक वाला उड़ा देगा, वो बढ़िया आराम से ईयरफोन लगा करके रोड क्रॉस कर रहा है और उधर से उसको नहीं दिख रहा कि वहां से ट्रक आ रहा है, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन, कोई भला मानुस अगर आ करके उसको खींच ले रहा है और मान लो कि उसको खींचने के चक्कर में वो रोड पे गिर गया, उसको कुछ ऐसे चोट वगैरह लग गई, तो क्या वो केस कर सकता है उसके ऊपर? चलो हम कह रहे हैं अगर वो केस कर भी देगा तो भी जो हमारा अक्यूज्ड है वो जनरल एक्सेप्शंस के बेनिफिट में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो बड़ा हार्म प्रिवेंट किया। बड़ा हार्म क्या था? अगर वो उसको नहीं बचाता तो उसकी डेथ कॉज हो जाती। तो डेथ कॉज हो जाने से बेटर है कि कुछ हर्ट कॉज हो जाए, मतलब जो गिरा उसको चोट लगी उसको खींचने की वजह से, तो बेटर है कुछ हर्ट कॉज हो जाए, डेथ तो कॉज नहीं हुई एटलीस्ट। तो ये बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए जब कोई छोटा हार्म अगर करता है तो इसे हम एक्ट ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं, ठीक है, कि जरूरत थी ऐसा करने की, एक नेसेसरी एक्ट था, ठीक है, करना जरूरी था। पढ़ लेते हैं एक बार। Nothing is an offense merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to cause harm. If it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person or property. अगर आपने गुड फेथ में एक्ट किया है, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन एक्ट किया है, कोई क्रिमिनल मतलब कोई नॉलेज नहीं था, ओके नॉलेज आई गेस यहाँ पर नहीं है, ओके नॉलेज यहाँ पर नहीं है, even nothing is an offense merely by reason of being done with the knowledge that it is likely to, okay knowledge भी है मेनली मतलब नॉलेज उसको किस बात का है कि हार्म तो थोड़ा बहुत कॉज होगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है करना क्योंकि अगर मुझे बिगर हार्म को प्रिवेंट करना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका एक लीगल मैक्सिम है, वो लिख लो, क्योड necessitas non-habit legal ठीक है। क्योर necessitas non-habit legum, this means necessity knows no law, ठीक है, बस इतना सा लिखोगे चलेगा, necessity knows नो लो, ठीक है, दिस इज इनफ। ओके, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि ये पर्टिकुलर नेसेसिटी की क्या उतनी नेसेसिटी थी नहीं थी, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, मतलब फैक्ट टू फैक्ट डिफर करेगा कि क्या जानबूझ के किया गया, क्या मतलब कोई और तरीका था, हम इसे और किसी और तरीके से रोक सकते थे, हार्म अगर ना भी मतलब बिना कॉज किए भी अगर हम इसे रोक सकते थे तो वैसे क्यों नहीं रोका गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में आती हैं, केस टू केस डिफर करेगा, ठीक है। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इतना याद रखो कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब इसका जो इलस्ट्रेशन बी है वो हम लोग देख लेते हैं। ए इन ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउसेज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लैग्रेशन फ्रॉम स्प्रेडिंग। ए ने क्या किया, मतलब बहुत एकदम भीषण आग लगी हुई थी तो उसने हाउसेस को पुल डाउन किया इस वजह से कि आग फैले नहीं, ठीक है। He does this with the intention and good faith of saving human life और property। वो उसने क्यों किया ऐसा? इसलिए किया ताकि वो ह्यूमन लाइफ को बचा सके, किसी के जीवन को बचा सके, प्रॉपर्टी को बचा सके। Here, if it be found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse A's act, A is not guilty of the offence। तो अगर वो इस नेचर का था, ऐसे इमीडिएटली उसको ये काम करना पड़ा, इतना डेंजरस वो पर्टिकुलर एक्ट था कि अगर उसको प्रिवेंट ना किया जाता तो किसी ह्यूमन लाइफ को जो है थ्रेट था, ह्यूमन प्रॉपर्टी को थ्रेट था, तो यहाँ पर जो है एक एक्ट वो एक्सक्यूजेबल होगा, इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। एक बात याद रखना, अगर आप लोग जुडिशरी के पेपर में जुडिशरी का पेपर अगर आप लोग दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक इलस्ट्रेशन, चाहे वो BNS का हो, चाहे वो BNSS में, तो आई डोंट गेस इतने सारे इलस्ट्रेशंस हैं, लेकिन फिर भी चाहे BNS का हो, चाहे BNSS का हो, या BSA का हो, या फॉर दैट मैटर IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, किसी का भी, ठीक है, कुछ भी आपके सिलेबस में आता है उस सब के इलस्ट्रेशंस आपको पता होने चाहिए। एक इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है। कुछ तो इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं, तो वो आपको चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो। प्री में अगर आपसे पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेंगे, ठीक है, गिल्टी है नहीं है, मान लो यही इलस्ट्रेशन आ गया उसमें पूछ लिया गिल्टी है या नहीं है या क्या। और मेंस में सिचुएशन बेस्ड दे सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्पल से ही होते हैं, मतलब इलस्ट्रेशन से ही होते हैं आपके बेयर एक्ट से, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बेयर एक्ट पढ़ी नहीं होती है तो हम लोग उसको बता भी नहीं पाते कि वो कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इलस्ट्रेशंस छोड़ के नहीं जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ना है, ठीक है, एक एक इलस्ट्रेशन पढ़ना है। अब आज के लिए हम लोग एक और सेक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, इसमें एक केस भी है, एक केस और देख लो, ये केस इंपॉर्टेंट है, कांट मिस दिस केस। ये वाला जो नेसेसिटी वाला केस है, इसमें है केस आर वर्सेस ब्रिडली एंड स्टीफन्स। हाँ, मुझे लगा वर्सेस है, ओके, ठीक है। इस केस का नाम मैकनॉटे सैंक केस भी कहते हैं। ये याद रखना, ऐसे भी क्वेश्चन प्री में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा केस होता है। यहाँ पे एक और एन है, मैकनॉटन, ठीक है, मतलब ठीक है, याद रखना ये चीज, ओके। इस केस में देखो बेसिकली क्या हुआ था। इन दिस केस 3 adults नेमली स्टीफन, डडली एंड ब्रूक्स एंड अ बॉय नेम पार्कर वर कास्ट अवे इन द स्टॉर्म ऑन द हाई सीज। ये लोग क्या थे, मतलब कहीं फंस गए थे, ठीक है। After sailing for a few days, they had no food or shelter. Sorry, no food or water on the boat. कुछ दिन जो है सरवाइव करने के बाद, मतलब सेल करने के बाद कोई पानी किसी तरीके का नहीं था, ना कोई खाना भी नहीं था। After 18 days, Dudley suggested to Brooks to sacrifice the boy. इन्होंने क्या किया, जो डिडली थे यहाँ पर, उन्होंने कहा ब्रूक्स से कि इस जो पार्कर लड़का छोटा, सबसे छोटा वही था, कि उसको जो है खा लेते हैं हम लोग मार के, लेकिन जो है उसने डिनाई कर दिया। ऑन द 20th डे डिडली विद द कंसेंट ऑफ स्टीफन बट नॉट ऑफ ब्रूक्स। स्टीफन की तो उसने कंसेंट ले ली, वो मान गया, और ब्रूक्स जो है, ब्रूक्स उसने दोबारा नहीं पूछा। 18वें दिन पे पूछा था, लेकिन 20वें दिन पे उससे नहीं पूछा। किल्ड द बॉय बट ऑल 3 फेड अपॉन द बॉय फॉर 4 days। लेकिन खाया जो है ब्रूक्स ने भी, जब मार दिया उन दोनों ने तो ब्रूक्स ने भी वो खाया। 4 दिन तक जो है उस लड़के पर सर्वाइव किया, ठीक है। It was found that the boy was in a weaker condition and likely to die earlier than them. पता चला जब कई सारा छानबीन जब हुआ तो ये मालूम पड़ा कि जो पार्कर था, जो सबसे छोटा वाला लड़का था, वो एकदम ऐसे कुपोषित टाइप का हो गया था, उसको इतने दिन से खाना नहीं मिला था, तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ठीक है। इफ द सेलर्स कुड नॉट हैव फेड अपॉन द बॉय, मतलब ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी कि अगर हम जो है उसको ना खाते, दे वुड नॉट हैव सर्वाइव, मतलब वो 3 सर्वाइव ना करते, एंड दैट देयर वाज नो चांस ऑफ सेविंग लाइफ एक्सेप्ट बाय किलिंग समवन फॉर अदर्स टू ईट। और यहाँ पर कोई और हमारे पास रास्ता नहीं था, अगर हम उसको ना खाते तो सभी मर जाते हैं। तो बेसिकली एक बड़े हार्म, इनका कहने का मतलब ये था, क्यों इस सेक्शन के अंडर है ये, इनके कहने का मतलब ये था कि एक बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि हम तीनों की मौत ना हो, तो इस वजह से हमने जो है एक छोटे हार्म को देखते हुए छोटा हार्म कॉज कर दिया और उस बच्चे को मार करके खा गए। क्या हेल्ड हुआ था इसमें, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो मच नेसेसिटी, इस तरीके की कोई नेसेसिटी नहीं थी जो जस्टिफाई कर सके अक्यूज का जो उन्होंने किलिंग किया एक बॉय का, एंड देयरफॉर दे वर गिल्टी ऑफ मर्डर, और वो गिल्टी हुए मर्डर के लिए, ठीक है। तो ये आपको केस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। अब हम आएंगे आपके सेक्शन 20 पे। सेक्शन 20 सेज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। मैंने आप लोगों को जो पिछले आप लोगों ने अगर लेक्चर देखा है जनरल एक्सेप्शंस का, तो इंट्रो में मैंने आप लोगों को यही एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बच्चा है 7 साल से कम उम्र का, और अगर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो यहाँ पर देखो अगर उसका क्रिमिनल इंटेंशन भी होता है तो भी अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो भी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड ऑफ 7 years ऑफ एज, ठीक है। तो देखो इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को इसका मतलब बता दिया, कोई भी बच्चा जो है 7 साल से अगर कम, 7 साल का या 7 साल से अगर कम का है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो अगर उसने कोई एक्ट किया है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है, भले उसने मर्डर क्यों ना कमिट किया हो, ठीक है। दूसरी बात जो आप लोगों को याद रखनी है इसमें, डॉली इनके पैक्स,
ये इसका बहुत ही आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा जिसने आईपीसी पढ़ी है तो, डॉली एंड केपेस सेक्शन 20, बहुत ही फेमस लीगल मैगजीन है। इट मींस एज इज अ टोटल डिफेंस, एज इज अ टोटल डिफेंस। बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने 3 ही सेक्शंस कवर किए, बट इट्स ओके, एक एक सेक्शन को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता है कि हम लोग कितने सेक्शंस एक दिन में कवर कर रहे हैं, बट द थिंग इज एक दिन में क्या, एक लेक्चर में हम लोग कितने सेक्शंस कवर कर रहे हैं दैट इज इमटेरियल, बट हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 18, सेक्शन 19 और सेक्शन 20 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये केसेस लिख लेना क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।